हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। हाँ सर, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चार्ज अंडर जीएसटी। क्या है चार्ज। चार्ज से क्या समझते हैं आप। चार्ज और चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन हमें ये बताता है, क्या बताता है सर, कि जो हमारा जीएसटी है वो किसके ऊपर लेवी होगा। किसके ऊपर लेवी होगा कहने का मतलब ये हमें एक अथॉरिटी देता है। अथॉरिटी देता है कि इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, इस ट्रांजेक्शन्स के ऊपर हमारा जीएसटी लगेगा। ओके, ठीक है सर। तो चार्जिंग सेक्शन क्या बताता है कि कौन से ट्रांजेक्शन के ऊपर हमारा जीएसटी लगेगा। जैसे कि हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था, सैलरी हेड के अंदर अलग चार्जिंग सेक्शन था, पीजीबीपी के अंदर अलग था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए हर चैप्टर के अंदर उनका एक अपना चार्जिंग सेक्शन होता था, जो कि बोलता था कि इस टाइप के अगर इनकम है तो वो इस वाले हेड के अंदर आएंगी। सेम हमारा जीएसटी के अंदर भी चार्जिंग सेक्शन है, जो कि बताता है कि अगर इस नेचर का है तो उस पर ये जीएसटी लगेगा। इस पे मतलब उसमें क्लासिफाई कर रखा है। ओके। ओके सर। तो सीजीएसटी में हमारा सेक्शन 9, सीजीएसटी एक्ट में हमारा सेक्शन 9 हमें बताता है कि जीएसटी किस पे लगेगा और उसका कलेक्शन कैसे होगा। ओके। ओके सर। तो स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी। सीजीएसटी हमारा किसके ऊपर लगता है सर। विथ इन अगर स्टेट है सप्लाई, तो उस केस में हमारा सीजीएसटी लग के चलता है। वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लगता तो है, कहाँ लिखा हुआ है वो देखते हैं हम लोग। ओके। ओके सर। सेक्शन 9 सबसेक्शन 1, सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2। कहने का मतलब सबसेक्शन 2 कौन सा है, ये वाला। इसको छोड़ के, इसको छोड़ के देयर शेल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब सीजीएसटी। तो क्या बोला है प्रोविजन में कि सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 को छोड़ के एक टैक्स लगेगा जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शॉर्ट में सीजीएसटी, ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो इसमें बोला गया है कि जितना भी हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा, सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकता है और बोथ भी हो सकता है। अगर वो इंट्रा स्टेट है, अगर वो इंट्रा स्टेट है तो उसके ऊपर क्या लगेगा हमारा सीजीएसटी लग के चलेगा। ओके। ओके सर। एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, किसको बाहर कर दिया, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जैसा कि हमने जब फर्स्ट क्लास करी थी, इसकी पहली क्लास करी थी, वहाँ पे देखा था कि जो हमारा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन होता है वो उस पर हमारा जीएसटी नहीं लगता है। तो अब कोई पूछे कि कहाँ लिखा हुआ है नहीं लगता है, तो हम उसको ये दिखा देंगे सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्कोहलिक लिकर के ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगेगा। ओके। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के जितना भी सप्लाई है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, चाहे आप हम गुड्स की सप्लाई करें या फिर सर्विसेज की सप्लाई करें या दोनों साथ में सप्लाई करें, अगर वो विथ इन स्टेट है, विथ इन स्टेट है मतलब इंट्रा स्टेट है, तो उस पर हमारा क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा। ठीक है, सीजीएसटी, सीजीएसटी प्लस
SGST। ओके ओके सर। तो CGST तो हमारा CGST एक्ट में पास हो गया, हाँ सर। SGST जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट में वो रजिस्टर्ड है वो स्टेट पास करेगा। ओके ओके सर, हर स्टेट अपना अपना स्टेट GST एक्ट पास करके चलेगा। ओके सर। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को छोड़ के जितना भी हमारा विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर हमारा क्या लगेगा? सेंट्रल GST लगेगा। कहाँ लिखा हुआ है सर? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 के अंदर। ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 ऑफ CGST एक्ट बताता है कि वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, GST लगने के लिए वैल्यू चाहिए, वैल्यू किस हिसाब से निकालेंगे? ठीक है, तो वैल्यू जो एज पर सेक्शन 15 निकलेगी उसके ऊपर लगाएंगे CGST। एंड एट द रेट, किस रेट पे GST लगाएंगे? किस रेट पे GST लगाएंगे सर? जो कि प्रिस्क्राइब कर रखा है गवर्नमेंट ने, उस पर लगाएंगे। नॉट एक्सीडिंग 20%। लेकिन जो भी रेट होगा CGST का, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% हो सकता है। 20% हो सकता है। 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट हमसे नहीं ले सकती। 20% से ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट हमसे नहीं ले सकती। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिट लगा दी कि ज़्यादा से ज़्यादा CGST कितना लगा सकते हैं हम लोग? 20%। 20%। तो स्टेट GST भी कितना पास किया होगा? स्टेट GST ने, उसने भी अपना 20% सेम एक्ट उसने भी अपने ही उसमें पास किया होगा, तो उसने भी यहाँ पे 20% लिखा होगा। हाँ सर। तो CGST प्लस SGST मिला के मैक्सिमम कितना हो सकता है? 40%। इससे ज़्यादा GST हमसे कोई नहीं चार्ज कर सकता है, ना ही गुड्स पे ना ही सर्विस के ऊपर। ओके ओके सर। एज मे बी नोटिफाइड बाई द गवर्नमेंट और द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। कौन सा काउंसिल है ये? GST काउंसिल। एंड कलेक्टेड इन अ सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड शैल बी पेड बाई अ टैक्सेबल पर्सन। ओके, तो जो टैक्सेबल पर्सन है वो टैक्स पे करके चलेगा। टैक्सेबल पर्सन कौन है? जो कि रजिस्टर्ड है GST के अंदर, या फिर लाइबल है GST के अंदर रजिस्टर्ड होने के। या तो रजिस्टर्ड पर्सन है GST जिसके पास GST नंबर है, या फिर उसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी आ गई है कि उसको GST का नंबर लेना है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल पर्सन। तो कोई टैक्सेबल पर्सन क्या कर रहा है? कोई टैक्सेबल पर्सन क्या कर रहा है? इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स की या सप्लाई सर्विस की, या बोथ कर रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो उसके ऊपर हमारा क्या लगेगा? CGST लग के चलेगा। ओके ओके सर। किस रेट पे? मैक्सिमम 20%, उससे ज़्यादा नहीं लग सकता। कौन से रेट पे लगेगा? जो कि नोटिफाइड रेट है। ठीक है, ठीक है सर। अब आते हैं सेक्शन 9(2). यहाँ पे क्या बोला था? सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2, मतलब इसको छोड़ के, इसको छोड़ के इसमें क्या लिखा हुआ है? द सेंट्रल टैक्स ऑन अ सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट commonly known as a petrol, natural gas and aviation turbine fuel shall be levied with effect from such date as may be notified by the government on the recommendation of the council। तो 9(2) में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट दिए गए हैं जो कि GST काउंसिल रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को। ठीक है, कि इस दिन से हमें इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर GST लगाना है। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? उसको नोटिफाई करेगी कि हाँ इस पर अब GST लगना स्टार्ट होएगा। लेकिन आज के टाइम पे अभी तक इस ये अभी तक रिकमेंड नहीं हुआ और ना ही नोटिफाई हो रखे हैं। तो पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर अभी भी हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और CST और वैट लगता है। GST अभी भी उस पर नहीं लगता है। कब लगेगा? जब फ्यूचर में GST काउंसिल रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को कि हाँ इसके ऊपर GST लगना चाहिए, तो फिर गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करेगी। ओके ओके सर। तो ये पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट को छोड़ के, ठीक है, और अल्कोहलिक लिकर को छोड़ के जितने भी हमारे इंट्रा स्टेट सप्लाईज हैं जो कि टैक्सेबल पर्सन कर रहा है, कौन कर रहा है? जो
टैक्सेबल पर्सन कर रहा है उसके ऊपर कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ सर, फिर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 बोलता है, क्या बोलता है सर? द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। मैं चाहता तो इसको सिंपली लिख के दे देता, बट उससे फायदा नहीं है। इससे हमें साथ साथ क्या है कि लॉ को इंटरप्रेट भी करना आ रहा है, ठीक है, कि क्या बोल रही है। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify categories of supply of goods or services or both, the tax of which shall be paid by, on reverse charge basis by the recipient of such good or services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he has a person liable for paying the tax in relation to supply of such goods or सर्विसेज और बोथ। ये क्या है सर? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जब हमने पहली क्लास देखी थी उसमें समझा था कि जीएसटी काम कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए है, ठीक है सर, इन्होंने मिस्टर बी को कोई सामान बेचा, कोई सामान सप्लाई किया, ठीक है, से 10,000 रुपए का। ये आपके रजिस्टर्ड पर्सन है, इनके पास जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर है। ओके ओके सर, तो 10,000 का इन्होंने इनवॉइस बनाया और मान लीजिए जीएसटी रेट उस पर 18% है, ठीक है सर। तो ये कितना हो गया आपका 10,000 के ऊपर? अट्ठारह सौ, 11,800, ठीक है। तो 10,000 का इन्होंने गुड्स सप्लाई किया, उस पर 18% जीएसटी लगाया, ठीक है। इनवॉइस इनको भेज देंगे, मिस्टर बी क्या करेंगे, फिर इनको 11,800 की पेमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। ओके ओके, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद क्या करेंगे, मिस्टर ए क्या करेंगे, जो 11,800 इनको मिला है उसमें से 10,000 तो इनकी इनकम हो गई, सेल्स बुक कर देंगे, और जो 1,800 है जो जीएसटी है ये गवर्नमेंट को पे कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे, ठीक है। जनरली ये होता है। तो जनरली जो जीएसटी पे करने की लिबिलिटी किसकी होती है सर? जो गुड्स सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, जो सप्लायर है उसके ऊपर जीएसटी की लिबिलिटी होती है पे करने की, कलेक्ट करके पे करने की किसकी लिबिलिटी होती है? जो सप्लायर होता है। हाउएवर हाउएवर इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इस केस में जो रिसिपिएंट है, जो रिसीव कर रहा है गुड्स को या सप्लाई को, उसके ऊपर उसको जीएसटी पे करना होता है उस सप्लाई के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल केस है जिसको हम फॉरवर्ड चार्ज भी बोलते हैं, वहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर? सप्लायर की। सप्लायर को जीएसटी कलेक्ट करना है और फिर गवर्नमेंट को पे करना है। रिवर्स चार्ज में क्या होता है? आरसीएम। आरसीएम में क्या होता है? जो रिसिपिएंट है, जो गुड्स को रिसीव कर रहा है या सर्विसेज रिसीव कर रहा है, उसकी लेबिलिटी होती है टैक्स को गवर्नमेंट को पे करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई सर्विस दी, कोई सर्विस दी जिसपे आरसीएम लगता है, आरसीएम लगता है, ठीक है। मान लीजिए उसकी वैल्यू है सर्विस की से 10,000 रुपये और उस पर जीएसटी का रेट है 18%। कितना है? 18%। तो मिस्टर बी क्या करेंगे? 10,000 रुपये पेमेंट करेंगे मिस्टर ए को। पेमेंट कितनी करेंगे? 10,000 रुपये, ठीक है। इनकी कहानी खत्म। अब इसके ऊपर जीएसटी कितना निकलेगा?
1800। 1800 क्या करेंगे मिस्टर बी डायरेक्टली पे करेंगे गवर्नमेंट को। जो जीएसटी है 1800 का वो सीधा मिस्टर बी गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो आरसीएम के केस में जो जीएसटी पे करने की लेवलिटी है वो सप्लायर से उठ के रिसिपिएंट पे आ जाती है। जो रिसिपिएंट है, जो सप्लाई रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जीएसटी पे करने की टू गवर्नमेंट। ओके ओके सर। तो सब सेक्शन 3 of 9 बोला गया है, उसमें बोला गया है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कुछ ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज जिसके ऊपर जिसके ऊपर रिसिपिएंट आरसीएम के अंदर टैक्स पे करेगा गवर्नमेंट को, और और उसके ऊपर वो सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जैसे हम उसको मानेंगे कि वो सप्लायर ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहा है। ठीक है, सारे प्रोविजन जीएसटी के उसके ऊपर ऐसे एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे कि वो सप्लायर ऑफ सर्विस हो। ओके ओके सर। तो क्लियर है कौन कौन सी सर्विसेज हैं और गुड्स हैं, वो अभी देखेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। जनरली जो जनरली क्या होता है कि जो सप्लायर होता है गुड्स का और सर्विसेज का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करने की। लेकिन रिवर्स चार्ज के केस में जो जीएसटी पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट कर दी गई है सप्लायर से रिसिपिएंट के केस में। तो रिसिपिएंट क्या करेगा, उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। ओके ओके सर, चलिए। तो सबसेक्शन 3 में क्या बोला है कि गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। क्या कर सकती है, उसमें कैटेगरी बता सकती है कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगेगा, जिसके ऊपर जो रिसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। और उस रिसिपिएंट के ऊपर वो सारे प्रोविजन जो सप्लायर के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं जब वो टैक्स पे करता है, सेम प्रोविजन उसके ऊपर वैसे ही एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे उसको मानेंगे कि वो सप्लायर है। ओके ओके सर, चलिए। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 9(4). सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 जो कि हमें बताता है, क्या बताता है सर, यहाँ पे था स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गवर्नमेंट के पास पावर है कैटेगरी ऑफ सर्विस और गुड्स को नोटिफाई करने का। इस सबसेक्शन में गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या क्या पावर है कि वो किसी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई कर सकती है कि हाँ भाई, आप इस नेचर के जो पर्सन्स हैं, रजिस्टर्ड पर्सन हैं, उनको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है। उनको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है। ओके ओके सर। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन, और टैक्स किसके ऊपर पे करना है, अगर वो कुछ कुछ सप्लाई लेते हैं किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल by notification specify a class of registered person who shall, in respect of supply of specified category of goods or services or both, received from unregistered supplier pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provision of this act shall apply to such recipient as if he is person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both। तो सबसेक्शन 9(4) में क्या बोला गया है, थ्री में तो क्या बोला था, गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि किसी भी क्लास ऑफ सर्विस और गुड्स को वो नोटिफाई कर सकती है जिसके ऊपर रिसिपिएंट को जीएसटी पे करनी है अंडर आरसीएम। सेक्शन 9(4) में बोला गवर्नमेंट ने कि स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन
स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन जो कि किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई ले रहा है, मे बी वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो सकता है, या बोथ हो सकता है। तो उस केस में जो वो सप्लाई ले रहा है उसके ऊपर उसको आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन कौन है ये भी देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप मान के चलिए कि कोई पर्सन है, अभी देखेंगे जब लेटर ऑन, जब हम चैप्टर के आगे चलेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे ये स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, जो कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई गुड्स रिसीव करते हैं, सप्लाई रिसीव करते हैं, सर्विसेज रिसीव करते हैं, तो उस केस में उनको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और सप्लायर के जो भी प्रोविजन है वो सेम टू सेम एप्लीकेबल हो जाएंगे इस रिसिपेंट के ऊपर जो कि सर्विसेज ले रहा है। ओके ओके सर। तो ये था हमारा सेक्शन 9(4). अगला है हमारा सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ये क्या बोलता है सर? द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे नोटिफाई कर सकती है। क्या नोटिफाई कर सकती है? स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। क्या कर सकती है? स्पेसिफाई कर सकती है कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ विच शैल बी पेड बाय इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब ये क्या चीज है सर? इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर ये क्या चीज है? तो आपने ओला का नाम सुना है? हाँ सर सुना है सर। उबेर का नाम सुना है? हाँ सर। उसमें क्या है, क्या करती है ओला? जो ओला है, उबेर है आपकी, और कौन सा है, रैपिडो है, ये क्या करती हैं? ये बेसिकली जो ड्राइवर है, ड्राइवर है और जो पैसेंजर है, जो पैसेंजर है इनके बीच में लिंक प्रोवाइड करती है, दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ओला पे, ओला ऐप में जाके कैब बुक करते हैं। ठीक है, जैसे बुक करते हैं ड्राइवर के पास चला जाता है, ड्राइवर आता है फिर पिक करता है, सब ऑटोमेटिकली इस पोर्टल के थ्रू होता है, जो ऐप है उसके थ्रू होता है। तो बोला गया है, बोला गया है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या पावर है सर, कि वो नोटिफाई कर सकती है सर्विसेज जिसके ऊपर, जिसके ऊपर जो जो सर्विसेज, जो सर्विसेज थ्रू थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, उसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ओला उबेर रैपिडो, क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, ये इसके ऊपर जीएसटी पे करेंगे, ये इसके ऊपर जीएसटी पे करेंगे। गवर्नमेंट ने इनको बोल दिया कि आप आराम से गाड़ी चलाइए, ठीक है, आपका जितना भी फेयर है, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी कौन पे करेगा? ओला उबेर रैपिडो पे करके चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करके चलेगा। ओके ओके सर। If such services are supplied through it, and all the provision of this act shall apply to such electronic commerce operator, as he is a supplier liable for paying the tax in relation to supply of such services। यहाँ पे क्या बता रखा है? सर्विसेज की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सर्विसेज की बात की गई है, गुड्स की बात नहीं करी गई। ओके, तो ध्यान रखना है, गुड्स की बात नहीं की गई है। जैसे अमेजोन है हमारा, उस पर क्या है, गुड्स सप्लाई होता है, तो उसकी बात नहीं करी गई है। किसकी बात कर रहे हैं? सर्विसेज की। जैसे हमारा और क्या हो सकता है, अर्बन प्रो, अर्बन कंपनी करके है, जो हम कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, शेविंग करने के लिए घर पे बुला लेते हैं इनको। हाँ सर, तो इनकी सर्विसेज के ऊपर कौन टैक्स पे करेगा? अर्बन कंपनी पे करके चलेगी। ओके ओके सर, ठीक है, ठीक है सर।
provided that where a electronic commerce operator does not have a physical presence in the taxable territory, any person representing such electronic commerce operator for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax. कई बार क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है वो फॉरेनर होते हैं, इंडिया से बाहर के होते हैं, तो उस केस में जहाँ पे उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, कहाँ पे, टैक्सेबल टेरिटरी क्या है, जहाँ पे हमारा जीएसटी एक्ट लगता है। सर ये तो वो लॉ ऑफ इंडिया लगता है, तो पूरा ही हमारा टैक्सेबल टेरिटरी है। ठीक है, पूरा इंडिया हमारा टैक्सेबल टेरिटरी है। तो टैक्सेबल टेरिटरी में अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, कोई भी उसका ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी पर्पस के लिए उसको हम मान लेंगे, ठीक है, कि इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। एनी पर्सन रिप्रेजेंटिंग सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर फॉर एनी पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए अगर उसने किसी ऑथोराइज सिग्नेटरी को ऑथोराइज कर रखा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इसको वो टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके ओके सर। उसके बाद मान लीजिए ना ही फिजिकल प्रेजेंस है, ना ही ऑथोराइज सिग्नेटरी है कोई, है इंडिया में। फिर क्या होगा सर, तो इस केस में बोला गया है कि उसको अपॉइंट करना पड़ेगा पर्सन को टैक्सेबल टेरिटरी में टैक्स पे करने के लिए। ठीक है सर। तो ई कॉमर्स के केस में वो सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके ऊपर टैक्स कौन पे करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये मान के कि जैसे कि उसने ये सर्विसेज खुद ही सप्लाई करी हो। ओके सर। उसके बाद अगर मान लीजिए उसका फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है, तो अगर कोई उसका ऑथोराइज पर्सन है इंडिया में, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है किसी भी पर्पज के लिए, तो हम उसको पकड़ लेंगे कि तुम टैक्स पे करो। अब मान लीजिए फिजिकल प्रेजेंस नहीं है और ना ही ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, तो उस केस में उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, कि एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा ताकि जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे किया जा सके। ओके सर। तो ये थे हमारे 5 सबसेक्शन ऑफ 9 जो कि हमें डिफरेंट चीजें बताती हैं। 1 क्या बोलता है कि सारे इंट्रा स्टेट सप्लाई पे सीजीएसटी लगेगा एक्सक्लूडिंग एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सेक्शन 9(2) क्या बोल रखा है कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कि जिनके ऊपर हमारा जीएसटी कब लगेगा, ऑन द डेट रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, और उसके बाद जब उसको गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। 9(3) में क्या बोला है कि स्पेसिफाइड क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज के ऊपर जब गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई कर रखा है उसके ऊपर रेसिपिएंट की ड्यूटी है टैक्स पे करने की अंदर आरसीएम। ओके सर। फिर 9(4) में ये भी आरसीएम से रिलेटेड है, अगर हम अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, और रजिस्टर्ड पर्सन कौन है, जिसके पास जीएसटी नंबर है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन से जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है उससे हम कोई सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, सर्विसेज लेते हैं या सप्लाई लेते हैं गुड्स की, तो जिन पर्सन को जो स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन है उनको उसके ऊपर आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब स्पेसिफाइड जो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कौन कौन आते हैं इसमें। ओके सर। उसके बाद सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 बोलता है
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में, जैसे कि ओला, उबेर, अर्बन कंपनी, ये सब है। तो बोला गया है कि जो गवर्नमेंट ने सर्विसेज नोटिफाई कर रखी हैं, अगर वो इनके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करेंगे, ये मानते हुए कि वो सप्लाई इन्होंने खुद सप्लाई करी हो। ठीक है, ठीक है सर। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है उसका इंडिया में कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, मतलब इंडिया में कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, तो उस केस में अगर उसका कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो हम उसको पकड़ लेंगे जाके कि ये तुम टैक्स पे करो, उसके बिहाफ पे आप टैक्स पे करो। इन केस वो भी नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को हम बोलेंगे कि आप एक पर्सन अपॉइंट करो जो कि टैक्स पे करेगा। ओके, ओके सर, चलिए। तो ये हमारा था सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट 2017। सेम प्रोविजन हमारा IGST एक्ट में भी ऐसे ही प्रोविजन है, बस सेक्शन अलग है। वहां पे 9 था, यहाँ पे 5 है। वहां पे इंट्रा स्टेट की बात हो रही थी, यहाँ पे इंटर स्टेट की बात होगी। तो जस्ट क्विक गो थ्रू कर लेते हैं इसको। बिल्कुल सर, चलिए। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ IGST, वहां पे किसकी बात हो रही थी? CGST की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ IGST। IGST किसके ऊपर लगता है सर? इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर लगता है। सेक्शन 5(1) सब्जेक्टेड टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, इसको छोड़ के देयर शैल बी लेविड अ टैक्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब IGST ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाई। किसके ऊपर लगेगा? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई माने सर, मतलब सर कुछ मान लीजिए दिल्ली से हम यूपी भेज रहे हैं, यूपी से बिहार भेज रहे हैं, या फिर मुंबई से दिल्ली भेज रहे हैं, जहाँ पे बॉर्डर आ जाए बीच में, जहाँ पे बॉर्डर आ जाए। अब वो 2 स्टेट का हो सकता है, यूनियन टेरिटरी और स्टेट का हो सकता है, कंट्रीज का हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी बॉर्डर आ जाएगा वो हमारा इंटर स्टेट सप्लाई बन जाएगा। ओके, ओके सर। तो इंटर स्टेट सप्लाई के केस पे उस पर क्या लगेगा? IGST लगेगा। एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15, जो कि हमारा वैल्यूएशन का चैप्टर है। ठीक है, सेक्शन जब 15 वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे। ऑफ ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट एंड एट सच रेट, और उस पर GST का क्या रेट लगाएंगे जो कि उस सर्विस या गुड्स के ऊपर नोटिफाई होगा, प्रिस्क्राइब्ड होगा, नॉट एक्सीडिंग 40%। सर CGST में तो सर 20% था, यहाँ 40% क्यों लिखा हुआ है? IGST में सर 40% क्यों दे रखा है मैक्सिमम रेट? CGST में तो सर 20% ही दे रखा था। बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ CGST के साथ AGST भी लगता है आपका 20%। ठीक है, ठीक है सर। तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 40% हो जाएंगे। IGST जो होता है हमारा हमेशा CGST प्लस AGST होगा। ओके, ओके सर। तो CGST का 20%, AGST का 20%, 40%। तो CGST मैक्सिमम 20% तक ले सकते हैं, ठीक है, और IGST मैक्सिमम 40%। 40% से ज़्यादा हम किसी से GST कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, ओके सर। फिर सेक्शन 5(2) क्या बोलता है? सेम 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में, कि इनके ऊपर IGST कब से लगेगा? जब GST काउंसिल रिकमेंड करेगी और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सेक्शन 5(3) ये सेम हमारा सेक्शन 9(3) के जैसा है, जिसमें गवर्नमेंट के पास पावर है स्पेसिफाइड सर्विसेज और गुड्स को नोटिफाई कर सकता है जिसके ऊपर रेसिपिएंट को
आरसीएम के अंदर खुद टैक्स पे करना पड़ेगा। सप्लायर की जगह आरसीएम में रिसिपिएंट उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। नाइन फोर के जैसा ये भी आपका 5-4 सेम है, जहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई सप्लाई लेते हैं स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, तो उसको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। फिर सेक्शन 5.5 सेम जैसा हमारा 9.5 था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में। ओके ओके सर, तो वहाँ पे बात हो रही थी हमारे इंट्रा की, यहाँ पे बात हो रही है इंटर स्टेट की, इंटर स्टेट सप्लाई की। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, जनरली जो सप्लायर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो सप्लाई कर रहा है गुड्स की या सर्विसेज की, उसके ऊपर टैक्स उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में क्या होता है, ये जो टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लायर से रिसिपिएंट के ऊपर शिफ्ट कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। ठीक है, तो नॉर्मल केस में, जिसको हम नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, उसमें जीएसटी कौन पे करेगा, सर सप्लायर पे करके चलेगा। और आरसीएम के केस में जो रिसिपिएंट है वो जीएसटी पे करके चलेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, तो आरसीएम के केस में कौन टैक्स पे करेगा, रिसिपिएंट टैक्स पे करके चलेगा। All the provision of this act shall apply to such recipient as he is a person liable for paying the tax in relation to supply of such goods or services or both। और सप्लायर से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है जीएसटी के अंदर, वो सारे के सारे प्रोविजन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। जैसे पेमेंट ऑफ टैक्स, रिटर्न कब फाइल करनी है, सारे प्रोविजन इसके ऊपर सेम एज यूजुअल एप्लीकेबल हो जाएंगे जैसे सप्लायर के ऊपर होते हैं। ओके ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ आरसीएम सिनेरियो। कौन कौन से सर, एक आपका 9.3 है और एक 9.4 है। सेम 9.5.3 है और 5.4 है। ये आपके सीजीएसटी एक्ट के हैं, सीजीएसटी एक्ट के हैं, और ये आईजीएसटी एक्ट के। ओके, दो सिनेरियो है, पहला सिनेरियो और दूसरा सिनेरियो। पहला सिनेरियो में बताया गया है कि कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज जिसके ऊपर आरसीएम लगेगा। दूसरे सिनेरियो में, दूसरे केस में क्या बताया गया है, बोला गया है कि स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन मतलब जिसके पास जीएसटी नंबर है, अगर वो कोई सप्लाई लेता है, अगर वो कोई सप्लाई लेता है किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन से। अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं होता है। ठीक है, उससे कोई सप्लाई ले रहा है, तो उस केस में उस स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है, आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है। तो एक जगह गुड्स और सर्विसेज की बात की गई है और दूसरी जगह क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जिसको टैक्स पे करना है अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई लेगा। ओके ओके सर, तो एक एक करके दोनों सिनेरियो को डिस्कस करेंगे हम लोग। बिल्कुल सर, चलिए आइए। तो जो हमारा सप्लाई ऑफ गुड्स है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए भी, और प्रोफेशनल लाइफ में भी इतना यूज नहीं होता ये। बट जस्ट दो चार आइटम हम देख लेते हैं, क्या पता कई बार पूछ भी लेते हैं। तो गुड्स के केस में कौन कौन से गुड्स हैं जिसके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करना होता है। सप्लाईज ऑफ गुड्स टैक्सेबल अंडर आरसीएम, गुड्स लाइक
कैसोनट जो हमारा काजू होता है, नॉट शेल पील्ड, सेल के साथ जो काजू होता है, जैसे मूंगफली होती है वैसे ही वो भी एक सेल में आता है। जो काजू होता है हमारा, जैसे मूंगफली होती है वो भी एक सेल में आता है, तो वो ऊपर का छिलका उसका निकाला हुआ है या नहीं हुआ साथ में कोई दिक्कत नहीं है। बीड़ी रेपर लीव्स, बीड़ी देखा है आपने, बीड़ी का जो पत्ता होता है जिससे लपेटते हैं उसको, तम्बाकू लीव्स एंड रो कॉटन व्हेन सप्लाइड बाय एग्रीकल्चरिस्ट टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। जहाँ पे कौन सप्लायर कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट जो किसान है वो सप्लाई कर रहा है टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो उस केस में उस रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना है, आरसीएम के अंदर उन गुड्स के ऊपर टैक्स पे करना है। यूज्ड व्हीकल हो गई, जो सेकेंड हैंड मोटर कार हो गई, ठीक है, उनके ऊपर भी हमारा आरसीएम के अंदर टैक्स पे होता है। ओके ओके सर। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर आरसीएम, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि आरसीएम में टैक्सेबल होंगी, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएसटी को पे करने की किसकी होगी, रिसिपिएंट की होगी। ओके ओके सर। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीटीए, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर जीटीए क्या है। तो कोई भी एंटाइटी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करती है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करती है, प्लस कंसाइनमेंट नोट इशू करती है। कोई भी पर्सन जो कि ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है और कंसाइनमेंट नोट इशू करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो हमारा जीटीए की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है। अब यहाँ पे पहली चीज आती है कि सर कंसाइनमेंट नोट क्या होता है। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, तो कंसाइनमेंट नोट बेसिकली एक पेपर होता है, उसमें डिटेल्स लिखी रहती है कि सामान कहाँ से कहाँ गया, क्या सामान है, क्या क्वांटिटी है, ठीक है, ये सब डिटेल रहती है उस पर, कितना प्रोडक्ट गया, ठीक है, यही सब रहता है उसके ऊपर। तो तो अगर जो पर्सन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अगर वो उसके लिए कंसाइनमेंट नोट इशू करता है तो वो जीटीए बनेगा, अगर नहीं करता है तो वो जीटीए की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब जीटीए बन गया, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी बन गया और ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है गुड्स का बाय रोड, बाय रोड, ठीक है, ठीक है सर। तो इस केस में जीटीए की सर्विसेज आरसीए में कवर हो जाएंगी। आरसीए में जो इसके रिसिपिएंट हो गए वो टैक्स पे करेंगे। अब बात आती है सर सप्लायर कौन होगा और रिसिपिएंट कौन होगा। तो इसको समझने से पहले इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि सप्लायर की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है और रिसिपिएंट की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड होता है, कौन कौन रिसिपिएंट माने जाएंगे और कौन कौन सप्लायर माने जाएंगे। ओके ओके सर। Supplier in relation to any goods or services or both shall mean the person supplying the said goods or services or both, and shall include an agent acting as such on behalf of such supplier in relation to goods or services or both supplied by him। तो सप्लायर का मतलब है जो कि सप्लाई कर रहा है ऑफ गुड्स और सर्विसेज और both, and includes एजेंट, एजेंट जो कि सप्लायर के बिहाफ पे सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो सप्लायर की डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सप्लायर की डेफिनेशन थोड़ी सी अमेंड हुई थी, इसमें स्पेसिफाइड क्लेम वाले और ऐड किए गए थे, वो वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया क्योंकि वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, जो पहला चैप्टर था उसमें हमने उसको कवर कर किया था।
ठीक है, उसको यहाँ पे हमने कवर नहीं किया है। ओके सर। टेक, उसके बाद आता है हमारा रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब किसको हम रिसिपिएंट मानेंगे? वैसे जनरली तो जिसके पास गुड्स जा रहा है या सर्विसेज जा रही है वो होता है। अब देखते हैं कि जीएसटी में क्या बोला गया है। रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और एंड सर्विसेज मीन्स है, मीन्स मतलब जो दे रखा है वही है, उसके अलावा कोई और रिसिपिएंट नहीं हो सकता है। where a consideration is payable for a supply of goods or services or both to the person who is liable to pay the consideration। जो कंसिडरेशन पे कर रहा है, जो अमाउंट पे कर रहा है वो हमारा रिसिपिएंट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कंसिडरेशन पे होना है उस गुड्स और सप्लाई के लिए, तो जो कंसिडरेशन पे करेगा वो हमारा रिसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। where no consideration is payable for the supply of goods, the person to whom the goods are delivered, made available, to whom the possession or use of goods is given or made available। जहां पे कोई कंसिडरेशन नहीं पे करना है, कंसिडरेशन पे करना है तो जो कंसिडरेशन पे कर रहा है उसको रिसिपिएंट मान लिया। जहां पे कंसिडरेशन ही पे नहीं होना है उस केस में जिसके पास डिलीवरी कर रहे हैं गुड्स की, गुड्स के केस में जिसको डिलीवर कर रहे हैं वो पर्सन रिसिपिएंट होगा, या फिर जिसको अवेलेबल करा रहे हैं, जिसको वो सामान अवेलेबल करा रहे हैं, ठीक है, वो होगा, या फिर जिसको गुड्स दे दिया यूज करने के लिए या मेड अवेलेबल कर दिया, तो वो हमारा रिसिपिएंट बन जाएगा। वेयर नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विस, और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस द पर्सन टू whom द सर्विस इज रेंडर्ड, जो एक्चुअल में सर्विसेज ले रहा है, जिसके ऊपर सर्विसेज रेंडर की गई, वो हमारा क्या बन जाएगा? रिसिपिएंट बन जाएगा। ओके, ओके सर। तो जहाँ पे कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन पे कर रहा है उसको पकड़ लेंगे। जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है वहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में देखेंगे कहाँ डिलीवरी कर रहे हैं, जिसको डिलीवर कर रहे हैं उसको पकड़ लेंगे। जहाँ पे डिलीवरी नहीं कर रहे हैं तो जिसको अवेलेबल करा रहे हैं गुड्स उसको पकड़ लेंगे, वो रेसिपिएंट बन जाएगा। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जिसको एक्चुअली में वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, एक्चुअल में सर्विस जिसके ऊपर परफॉर्म की जा रही है, जैसे ब्यूटी पार्लर का है, जिस जो सर्विसेज ले रहा है उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में जो सर्विस ले रहा है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, तो जिसके ऊपर सर्विस, जिसने सर्विस ली है, ठीक है, उसको पकड़ लेंगे। वो हमारा क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? रिसिपिएंट बन जाएगा। ओके, ओके सर। चलिए, तो सप्लायर और रेसिपिएंट क्लियर है हमारा? हाँ सर। तो सप्लायर कौन है सर? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। रिसिपिएंट, रिसिपिएंट अब इनमें से कोई सा भी हो सकता है, रिसिपिएंट कोई भी हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, बट एक्चुअल में देखिए जो जीटीए होता है, ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई सामान भेजा, कोई सामान भेजा, तो सामान ट्रक के थ्रू ही जाएगा, ट्रक के ही थ्रू जाएगा। हाँ सर, तो ये सामान इसमें भर के ट्रक के थ्रू इसके बाद चला गया। अब ये ट्रक वाला आया, जीटी आया मतलब, तो मिस्टर ए बोलता है, अब मिस्टर ए के पास दो ऑप्शन है, या तो जीटी को पे कर देगा जो इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बनता है वो इसको पे कर देगा, या फिर इसको बोल देगा कि आप एक काम करना मिस्टर बी से ले लेना, मिस्टर बी से ले लेना। तो इस केस में दो टाइप के फ्रेट बनेंगे इसके, फ्रेट या तो पेड होगा या फिर टू पे होगा। पेड में मिस्टर ए ने इसको पे कर दिया होगा, या फिर अगर मिस्टर ए ने बोला कि आप मिस्टर बी से ले लेना, तो मिस्टर बी का क्या मतलब है कि अभी इस पे फ्रेट पे करना है, तो मिस्टर बी के पास जब सामान लेके जाएगा तो उस टाइम पे मिस्टर बी इसको पे करेगा। तो
बताइए दोनों केसेस में कौन किसका रिसिपिएंट है। पहले केस में जहां पे इसने पेमेंट करी, इसने फ्रेट की पेमेंट करी, वो रिसिपिएंट बन जाएगा। दूसरे केस में मिस्टर बी ने फ्रेट की पेमेंट करी तो ये रिसिपिएंट बन जाएगा। तो कहने का मतलब जीटीए का फ्रेट का पेमेंट जो करेगा, जो पेमेंट करेगा वो क्या बन जाएगा, रिसिपिएंट ऑफ जीटीए बन जाएगा। ओके ओके सर। अब ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें कौन कौन से पर्सन इंक्लूड है, किस टाइप के पर्सन इंक्लूड है उनकी बात कर लेते हैं। रिसिपिएंट अगर कौन होगा तो आरसीएम में पे करना पड़ेगा उसको। एनी फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर और गवर्नमेंट बाय द फैक्ट्री एक्ट, जिसके ऊपर फैक्ट्रीज एक्ट लगता है, कोई फैक्ट्री है उसको अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जीटीए की। एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग बीन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, कोई सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी एक्ट अगर उसको प्रोवाइड की है। एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबलाइज बाई और अंडर एनी लॉ, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि किसी लॉ के अंदर बनी है। एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट और एजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट, कहने का मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड कर रही है तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम के केस में आरसीएम के अंदर उस फ्रेट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एनी बॉडी कॉर्पोरेट स्टेबलाइज बाई और अंडर एनी लॉ, बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है, जैसे फॉरेन कंपनीज हो गई, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल सा आप मतलब समझ सकते हो, कोई कंपनी, ठीक है, एज पर कंपनीज एक्ट। तो किसी एक्ट में अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उसको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो उसको बॉडी कॉर्पोरेट को, उस कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम। एनी पार्टनरशिप फॉर्म वेदर रजिस्टर्ड और नॉट अंडर एनी लॉ इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर इनको भी प्रोवाइड की जा रही है जीटीए की सर्विस तो उनको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। और एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अब ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है सर, जीएसटी के अंदर, जीएसटी के अंदर मान लीजिए मेरा किसी स्टेट में जीएसटी नंबर है, मैं वहां पे बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब कई बार क्या होता है दूसरे स्टेट में ट्रेड फेयर वगैरह लगते हैं, एग्जीबिशन लगते हैं, तो मुझे अपना वहां पे प्रोडक्ट दिखाना है, वहां पे प्रोडक्ट दिखाना है। तो जीएसटी में क्या बोला गया है कि अगर मुझे गुड्स सप्लाई करना है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो दूसरे स्टेट में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में जहां पे पर्सन को मान लीजिए कोई मुंबई का ट्रेडर है, सॉरी मुंबई का सप्लायर है, ठीक है, उसके बाद जीएसटी नंबर है मुंबई का, जीएसटी नंबर है मुंबई का, सिर्फ दिल्ली मुंबई में ही अपना बिजनेस करता है। दिल्ली में हमारा ट्रेड फेयर लगता है नवंबर मंथ में, तो ये चाहता है कि इस ट्रेड फेयर में अपना प्रोडक्ट दिखाए। बट प्रोडक्ट दिखाने के लिए इसको यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आप एक काम कीजिए आप, आपका क्योंकि कोई स्टेबलाइजमेंट नहीं है, आप एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर कर सकते हैं आप अपने आप को दिल्ली के अंदर, ठीक है। दिल्ली के अंदर ये एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर कर लेगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में क्या होता है कि एडवांस में पहले ही पेमेंट करना पड़ता है कि आपको, आप जितने दिन के लिए यहाँ पे हो उतने दिन का आपका जितना जीएसटी एस्टिमेटेड बनता है, ठीक है, उसका आपको एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के केस में
जब रजिस्ट्रेशन का चैप्टर आएगा हमारा वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ये समझ के चलिए कि एक स्टेट में जीएसटी नंबर है उसके पास, दूसरे में नहीं है, बट वहाँ पे उसको ट्रेड फेयर एग्जीबिशन में अपना प्रोडक्ट दिखाना है, जिसके लिए उसको एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर होना पड़ेगा जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ। ओके ओके सर। तो कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो उस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी आरसीएम के अंदर क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ओके ओके सर। लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी माने इंडिया, इंडिया। तो टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है ये तब, मान लीजिए इनमें से कोई पर्सन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो फिर सर उनको आरसीए में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके सर। अदर पॉइंट्स उसके बाद however reverse charge mechanism shall not apply to services provided by GTA by way of transport of goods or goods in good carriages by road to GTA की सर्विसेज इन सब के ऊपर तो एप्लीकेबल है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को छोड़ रखा है जिनके पास सिर्फ सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसलिए है ताकि वो जीएसटी टीडीएस काट सके। जीएसटी टीडीएस काटने के लिए सिर्फ जीएसटी नंबर ले रखा है, ना कि सप्लाई करने के लिए। तो अगर जीटीए की सर्विसेज किसी को प्रोवाइड की जा रही है, किसी डिपार्टमेंट को, स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की, ठीक है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, तो ये क्या है, सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। और उन डिपार्टमेंट्स, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज ने जो जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर है सिर्फ सिर्फ जीएसटी टीडीएस काटने के लिए ले रखा है, सिर्फ जीएसटी टीडीएस काटने के लिए ले रखा है, तो उस केस में जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, इनको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके सर। तो जीटीए अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी डिपार्टमेंट, स्टेबलाइजमेंट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एजेंसी which has taken a registration under CGST Act only for the purpose of deducting tax under section 51, ये क्या है सर, GST TDS, and not for making taxable supply of goods or supply, सिर्फ TDS काटने के लिए उन्होंने GST नंबर ले रखा है। GST TDS काटने के लिए क्या ले रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है। अब ये सर क्या है, GST TDS क्या होता है सर? जैसे हमारा इनकम टैक्स में हमने पढ़ा था कि जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट के टाइम पे ही एक टैक्स का अमाउंट पोर्शन काट के रख लेते हैं, बाकी का जितना पेमेंट होता है हम सामने वाले को कर देते हैं, और वो जो हमने टैक्स काट रखा है वो गवर्नमेंट को जमा कर देते हैं, उसको हम टीडीएस बोलते थे। सेम सेम जीएसटी टीडीएस में भी अगर जो सप्लाई है 2.5 लाख से ज़्यादा की है, 2.5 लाख से ज़्यादा की वैल्यू की सप्लाई है, ठीक है, तो उसकी पेमेंट करते टाइम उस पर 2% जीएसटी टीडीएस काटेंगे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 3 लाख का गुड सप्लाई किया, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 3 लाख का गुड सप्लाई किया, 2.5 लाख से एक्सीड कर गया, हाँ सर। तो इसके ऊपर जब ये मिस्टर बी इसको पेमेंट करेंगे तो 3 लाख का 2% कितना हो गया, 6,000 रुपये सर। 6,000 रुपये जीएसटी टीडीएस काट लेंगे, ठीक है, 6,000 रुपये जीएसटी टीडीएस काट लेंगे, और ये जीएसटी टीडीएस 6,000 काट के क्या करेंगे, गवर्नमेंट को जमा करा देंगे,
गवर्नमेंट को पे कर देंगे, बाकी जो इनका 294 है, 294 2,94,000 है, ये मिस्टर ए को पे कर देंगे। ओके ओके सर। अब सर ये 2% किस किस का है? अगर आईजीएसटी एप्लीकेबल है तो 2% है, सीजीएसटी एसजीएसटी अगर कटेगा तो 1% टीडीएस कटेगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, जब जीएसटी टीडीएस का चैप्टर आएगा तो इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल आप ऐसा मान के चलिए कि जैसे हम इनकम टैक्स में टीडीएस काटते हैं, वैसे जीएसटी के अंदर भी हमें टीडीएस काट के चलना होता है। तो जिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने या फिर एजेंसीज ने सिर्फ टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सिर्फ जीएसटी टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन ले रखा है, ना कि कोई टैक्सेबल सप्लाई या फिर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करने के लिए, उस केस में अगर जीटीए की सर्विसेज इनको प्रोवाइड की जा रही है तो उनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके ओके सर। चलिए, फर्दर नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री सेल अप्लाई वेयर, जो भी हमने पढ़ा वो अप्लाई नहीं होगा। कहाँ अप्लाई नहीं होगा सर? द सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन, जहां पे सप्लायर ने, जो जीटीए है, उसने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन ले रखा है, एंड एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स ऑन द सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय हिम अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है और उसने चूज किया है कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में ही खुद ही टैक्स पे करूंगा। ठीक है, सप्लायर जो जीटी है बोलता है कि मेरा जीएसटी नंबर है और मैं खुद ही इसके ऊपर टैक्स पे करके चलूंगा। एंड सप्लायर हैज इशूड अ टैक्स इनवॉइस, और सप्लायर ने क्या किया? टैक्स इनवॉइस इशू किया रिसिपिएंट को, चार्जिंग सीजीएसटी एसजीएसटी applicable rate and has made the prescribed declaration on such invoice issued by him। तो जहां पे सप्लायर ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है जीएसटी के अंदर और ऑप्शन चूज कर रखा है, जो जीटी है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन है? उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो आप खुद रजिस्टर हो जाओ और 12% पे जीएसटी पे करो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप 5% के केस में, जहां पे आप आईटीसी नहीं लोगे, उस केस में सामने वाला आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ओके ओके सर। तो जहां पे उसने खुद चूज किया कि मैं टैक्स पे करूंगा, जीटीए ने खुद चूज किया है कि मैं टैक्स पे करूंगा, और और उसके लिए वो टैक्स इशू करता है, टैक्स इनवॉइस इशू करता है रिसिपिएंट को, उस केस में आरसीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है रिसिपिएंट के ऊपर। ओके ओके सर। तो ये चार्ट के थ्रू बनाया है, देखिए। पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर जीटीए सर्विस, कौन जीटीए सर्विस के अंदर टैक्स पे करेगा? वेयर रिसिपिएंट इज वन ऑफ द स्पेसिफाइड रिसिपिएंट। रजिस्टर्ड जीटीए एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ टू पे टैक्स इटसेल्फ, जहां पे जीटीए खुद बोलता है कि मैं टैक्स पे करूंगा। ठीक है भाई, तो 12% के रेट पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर देगा। तो जीटीए इस केस में पर्सन बन जाएगा जिसको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। GTA does not exercise the option to itself to pay tax। GTA बोलता है कि मैं टैक्स नहीं पे करूंगा, मैं रजिस्ट्रेशन ही नहीं लूंगा। ठीक है, तो ठीक है, GTA ने बोला कि मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। तो उस केस में 5% जीएसटी रिवर्स चार्ज के अंदर जो रिसिपिएंट होगा वो जीएसटी पे करके चलेगा। ओके ओके सर। 5% के केस में पहले क्या था कि सिर्फ 5 और 12% था। ठीक है, 5% वाले के केस में अब जीटी के पास भी ऑप्शन दे दिया है कि वो 5% के अंदर भी टैक्स पे कर सकता है। ठीक है, तो जीटी के पास अब 5% और 12% दोनों के केस में ही ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी रेट चूज कर सकता है। तो सर अलग अलग क्यों है? 5% का रेट वो तब चूज कर सकता है जहां पे वो कोई आईटीसी क्लेम नहीं करेगा, उस केस में वो 5% रेट चार्ज कर सकता है। और जहां पे उसको आईटीसी चाहिए, जो उसने इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स के ऊपर अगर कुछ आईटीसी चाहिए उसको,
आईटीसी लेना है उसको, तो उसको 12% अपने इनवॉइस पे चार्ज करना पड़ेगा। जहाँ पे 5% करना है तो उसको कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, 12% करेगा तो उसको आईटीसी मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ पे ये खुद चूज करता है पे करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए चूज नहीं करता है, बोलता है मैं पे नहीं करूंगा, तो उस केस में 5% टैक्स पे करेगा कौन? रिसिपिएंट। जो रिसिपिएंट है वो 5% टैक्स पे करके चलेगा। ओके, ओके सर। तो जीटीए केस में जीटीए के पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है सर? कि वो 5% पे भी टैक्स पे कर सकता है, और 12% के केस में उसके पास ऑप्शन है कि वो रजिस्टर हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर रजिस्ट्रेशन लेता है तो 5% और 12% दोनों ही रेट पे वो टैक्स पे कर सकता है। लेकिन 5% के केस में उसने जितनी भी इनवर्ट सप्लाई होगी उसकी, उसके ऊपर आईटीसी नहीं ले सकता। ओके, और 12% के केस में जो इनवर्ट सप्लाई है उसके ऊपर आईटीसी ले सकता है। ठीक है, जहां पे वो चूज करता है कि वो टैक्स पे करेगा। अब जहां पे वो चूज करता है कि मैं टैक्स नहीं पे करूंगा, उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है रिसिपिएंट के ऊपर टैक्स पे करने की। तो रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा एट द रेट 5%। ओके, ओके सर। रिसिपिएंट कौन होगा सर? जो पे करेगा या फिर जिसको पे करना है, जिसको फ्रेट पे करना है, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रिसिपिएंट ऑफ जीटीए, जैसे एग्जांपल मैंने समझाया था। ओके, दूसरी सर्विस है हमारी सर्विसेज ऑफ एडवोकेट। अगर एडवोकेट अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते हैं, कौन सी सर्विसेज सर? लीगल सर्विसेज। एडवोकेट कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एडवोकेट अगर कोई लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर भी आरसीएम में रिसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट माने जो कि जिनको काफ़ी टाइम हो गया है वकालत करते करते, काफ़ी नाम हो गया है, फेम हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया है, उनको सीनियर एडवोकेट बोलते हैं। और फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स बाय वे ऑफ लीगल सर्विसेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एडवोकेट अगर कोई भी लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उनके ऊपर रिसिपिएंट को, जो रिसीव कर रहा है सर्विसेज, उसको क्या करना पड़ेगा? आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। सप्लायर कौन है सर? इंडिविजुअल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट। कहने का मतलब सिंपल, एडवोकेट। ओके, ओके सर। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन होएगा? तो होएगा एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो सेकंड वाले में बोला गया है कि कोई भी एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट अपनी सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करता है, बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड करता है कौन सी? लीगल सर्विसेज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो उसके ऊपर बिजनेस एंटिटी को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। और बिजनेस एंटिटी कहाँ पे हो? लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। रिसिपेंट कहाँ पे होना चाहिए? टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, मतलब इंडिया में होना चाहिए। अदर पॉइंट, लीगल सर्विस का सर क्या मतलब है? लीगल सर्विस क्या मतलब है? लीगल सर्विस का मतलब है कोई भी एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस और रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। एडवाइस किसी, कोई एडवाइस देना, कोई कंसल्टेंसी, या फिर किसी चीज़ में असिस्टेंस देना। और रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज क्या होती है सर? जैसे कोर्ट है, वहाँ पे असेसी के बिहाफ पे, जो टैक्स पेयर है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके बिहाफ पे प्रेजेंट होना, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज। ठीक है, उसके बिहाफ पे वो खुद जाके वहाँ पे रिप्रेजेंट करके आता है एसएससी को बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। ओके, ओके सर। तो लीगल सर्विसेज में ये इंक्लूड हो जाता है।
और ये जो असिस्टेंट वगैरह सब दिया जा रहा है, ये किसी ब्रांच ऑफ लॉ के अंदर दिया जा रहा है, मतलब किसी लॉ के अंदर एडवाइस किया जा रहा है, कंसल्टेंसी किसी और लॉ के अंदर दी जा रही है, या असिस्टेंट किसी लॉ के अंदर दी जा रही है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, क्रिमिनल्स एक्ट हो गया, सिविल एक्ट हो गया, ठीक है, उनके अंदर, उस लॉ के अंदर एडवाइस दी जा रही है, कंसल्टेंसी दी जा रही है, असिस्टेंट दी जा रही है, या फिर रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, कोर्ट में जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पे से जो पर्सन है पर्सन है जो सर्विसेज ले रहा है, उसके बिहाफ पे जाके प्रेजेंट करना उस पर्सन को। ओके, तो इस टाइप की अगर कोई लीगल सर्विसेज ले रहा है, कौन, बिजनेस एंटाइटी एडवोकेट्स है, तो उस बिजनेस एंटाइटी को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहाँ पे फिलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप करना है, ठीक है। इसको हमें लिंक करना पड़ेगा एग्जेम्पशंस के साथ, एग्जेम्पशंस के साथ। वहाँ पे हम देखेंगे कि जो बिजनेस एंटिटी है, बहुत जगह लिखा हुआ है कि ये सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को देंगे तो उसको क्या आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में जाएंगे, एग्जेम्पशन माने सर, एग्जेम्पशन मतलब सर, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज को बाई नोटिफिकेशन एग्जाम कर रखा है, बोल रखा है कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो बिजनेस एंटिटी के केस में भी वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो छोटे छोटे बिजनेस एंटिटी हैं, जो छोटे बिजनेस एंटिटी हैं, उनको, उनके ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करने की लिबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। तो जब हम एग्जाम्पशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो इन सर्विसेज को वहां से लिंक करके पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी तक मान के चलिए, जैसे कि इसके ऊपर कोई एग्जाम्पशन नहीं है, ठीक है। बट बट यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि इसको एग्जाम्पशन के साथ पढ़ना है। तो एग्जाम्पशन में जब हम पढ़ेंगे तब इस सर्विस को यहाँ वहां से लिंक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर, वहां पे जब एग्जाम्पशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब जो अभी करंट चल रहा है उसका पिछले साल, अगर जो उसका एग्रीगेट टर्नओवर है, जो एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सर सेम पेन के ऊपर ऑल ओवर इंडिया उसका कितना टर्नओवर है, अगर वो जो लिमिट दे रखी है रजिस्ट्रेशन की उससे अगर कम है, ठीक है, जो एग्जाम्पशन लिमिट है उससे कम है, तो उस केस में उस पर्सन को आरसीएम के अंदर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पशन में लिंक करके पढ़ेंगे। ओके, अभी फिलहाल के लिए क्या है, अगर एडवोकेट कोई सर्विस दे रहा है बिजनेस एंटिटी को, तो उसको आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। कौन सी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज। लेकिन लेकिन छोटा अगर बिजनेस एंटिटी है तो उसको पे करने की जरूरत नहीं है। और छोटा एंटिटी क्या है, बिजनेस एंटिटी, वो हम जाके देखेंगे एग्जाम्पशन के अंदर। ओके, बिजनेस एंटिटी का मतलब तो क्लियर है, क्या कौन होता है सर, जो बिजनेस करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन आर्बिटर ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस एंटिटी। अगर कोई सर्विसेज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल प्रोवाइड करता है बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में जो बिजनेस एंटिटी है उसको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, ये बेसिकली एक मीडियोकर मीडियोकर पर्सन होता है, जो कि जो मामला होता है कोर्ट में पहुंचने से पहले सुलझाने की कोशिश करता है, दोनों पार्टीज की बातें सुनता है, फिर कोशिश करता है कि जो मामला है कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाए, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जज इतने सारे हैं नहीं और केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है, अगर किसी बिजनेस एंटिटी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो बिजनेस एंटिटी को क्या करना पड़ेगा, आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी वही पॉइंट आएगा, इसको भी एग्जाम्पशन में हम लिंक करके चलेंगे। वहाँ पे भी जो हमारा छोटा
छोटा बिजनेस एंटिटी है, उसकी एग्जाम्पशन एग्जाम्पशन चैप्टर में मिल जाएगी हमें। ओके, ओके सर। उसके बाद आता है हमारा सर्विसेज प्रोवाइड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। अब ये क्या चीज है सर? पहली बात तो हम समझते हैं स्पॉन्सरशिप क्या होती है। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? जब पहले रेडियो पर कमेंट्री होती थी, तो कमेंट्री में जब भी चौका या छक्का लगता था तो वहाँ पे कमेंट्री होती थी, ये बीएसएनएल चौका, ये बीएसएनएल छक्का। तो बीएसएनएल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बीएसएनएल ने स्पॉन्सर किया है उसको। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, इनके नाम शर्ट पे यहाँ पे देखिए विजय लिखा हुआ है, एमपी लिखा हुआ है। तो ये क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि इन्होंने इसको स्पॉन्सर कर रखा है, स्पॉन्सर कर रखा है। जैसे टाटा कप होता है, वोडाफोन कप होता है, ठीक है, पेप्सी कप होता है। तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि पेप्सी ने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। ये भी एक फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है, ये भी एक टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है। अब एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि हम किसी प्रोडक्ट का करते हैं, किसी सर्विस का एडवर्टाइज करते हैं, या किसी आइडिया का करते हैं। स्पॉन्सरशिप बेसिकली करते हैं हम अपनी जो ब्रांड वैल्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए, जो हमारी गुडविल है उसको इंक्रीज करने के लिए, कि दिखेगा, लोगों को पता चलेगा कि ऐसी कंपनी भी है कोई। जब क्रिकेट का मैच होता है तो जो बाउंड्री पे आपने देखे होंगे बहुत सारे कंपनीज के वो लगे रहते हैं, इंडियन ऑयल, पेप्सी। जो रोप होता है उसके जो रोप के बगल में आपने देखा हो बहुत सारे वो लगे रहते हैं। हाँ सर, देखा है। तो क्या उन्होंने स्पॉन्सर कर रखा है? ठीक है, ठीक है सर। तो कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, कौन सर? एनी पर्सन, एनी पर्सन। सप्लायर कौन है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको? बॉडी कॉर्पोरेट को। बॉडी कॉर्पोरेट माने सिंपल सा कंपनी, कंपनी मान के चलिए आप बॉडी कॉर्पोरेट को। तो स्पॉन्सरशिप की सर्विसेज अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी इंक्लूड हो जाती है हमारी, तो उस केस में उस बॉडी कॉर्पोरेट को उस स्पॉन्सरशिप सर्विस के ऊपर आरसीएम में टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगली सर्विस है हमारी सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उस बिजनेस एंटिटी को क्या करना पड़ेगा? आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी अगर किसी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस बिजनेस एंटिटी को क्या करना पड़ेगा? आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन लेकिन कौन कौन सी सर्विसेज छोड़ रखी है? कुछ सर्विसेज को छोड़ के, कुछ सर्विसेज को छोड़ के। कौन सी सर्विस है? एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग की सर्विस अगर दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में उस बिजनेस एंटिटी के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो। और कौन सी सर्विसेज है सर? तो पहला तो हो गया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी देती है किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उस बिजनेस एंटिटी के ऊपर आरसीएम में टैक्स पे करने की लिबिलिटी नहीं आएगी। और सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो। सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट,
एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे, ये न्यूली ऐड किया गया। अगर कोई सर्विसेज डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट दे रहा है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे दे रही है, तो उस केस में आरसीएम, उन सर्विसेज में आरसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, ओके सर। सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट जो एरोप्लेन होता है उससे कोई रिलेटेड कोई सर्विस दे रही है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। एयरक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन और वेसल मतलब शिप जो पानी में चलता है आपका। इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिडेंस और ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, चाहे पोर्ट और एयरपोर्ट के अंदर या एयरपोर्ट के बाहर। ठीक है, ठीक है सर। तो एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड कोई सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर की सर्विसेज हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर कोई सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को, तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आपने देखा भी होगा, जो अगर आप जब एसी से ट्रेवल करते हो ट्रेन में, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, तो कभी टिकट पे देखा है आपने जीएसटी भी लगता है, कभी चेक कीजिएगा। हाँ सर, लगता है। तो तो इन सर्विसेज के ऊपर आपका फॉरवर्ड चार्ज लगता है, फॉरवर्ड चार्ज लगता है। ठीक है, सब्जेक्टेड टू सम कंडीशन। ओके, ओके सर। तो गवर्नमेंट सर्विसेज अगर किसी बिजनेस एंटिटी को मिल रही है तो बिजनेस एंटिटी को आरसी में पे करना है, लेकिन किन सर्विसेज को छोड़ के सर? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी छोड़ के, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको छोड़ के, एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड कोई सर्विस है उसको छोड़ के, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर से रिलेटेड कोई सर्विस है उसको छोड़ के। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पैरा 5A, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो उस केस में जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। इसमें बोला गया है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, एक्सक्लूडिंग किसको छोड़ के? इंडियन रेलवे को छोड़ के, इंडियन रेलवेज को छोड़ के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किसको? किसको? पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट, मतलब सिंपल सी बात है, जिसके पास जीएसटी नंबर है उसको प्रोवाइड करते हैं। कौन सी सर्विस? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उस केस में जो ये पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है, उसको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा सर, अच्छा सर, अगर कोई इंडियन रेलवे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देगी, तब उसके ऊपर आरसीएम नहीं लगेगा। इंडियन रेलवे खुद ही फॉरवर्ड चार्ज में उसका पेमेंट करके चलेगी। ओके, ओके सर। तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग इंडियन रेलवेज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज देती है किसको? वो पर्सन जो कि जिसके पास जीएसटी नंबर है, जो कि जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसको देती है। तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी अंडर आरसीएम। ओके, ओके सर, चलिए। सप्लायर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवेज। रिसिपिएंट ऑफ सर्विस बिजनेस एंटिटी, इसको काट दीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप रजिस्टर्ड पर्सन।
रजिस्टर्ड पर्सन। ओके ओके सर। उसके बाद आता है हमारा पैरा 5AA। 5AA, अब इसमें क्या है सर? सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डिवेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। रेसिडेंशियल डिवेलिंग किसको बोलते हैं? जो रहने का घर है, फ्लैट वगैरह है, उसको बोलते हैं रेसिडेंशियल डिवेलिंग। तो हम अगर कोई घर, अगर घर रहने के लिए देते हैं किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम के अंदर उस रेंट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या बात है सर? बिल्कुल। सप्लायर कौन है? कोई भी पर्सन जो कि रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल डिवेलिंग, मतलब जो रहने वाला घर है वो उसको किराए पे दे रहा है, घर किराए पे दे रहा है रहने के लिए। ओके ओके सर। तो उस केस में किसको दे रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन को। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है सर? कि जो पर्सन है जिसके पास जीएसटी नंबर है, अगर वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर वो ले रहा है, ठीक है, उस केस में उसके ऊपर जीएसटी आरसीएम में नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। अगर बिजनेस के लिए ले रहा है तब लगेगा। मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, हाँ सर। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक रेसिडेंशियल हाउस रेंट पे ले लिया फॉर हिज एम्प्लॉयज। मिस्टर ए ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक रेसिडेंशियल घर ले लिया कि उसमें रहेंगे। ठीक है, तो बिजनेस के लिए लिया है, हाँ सर। और मिस्टर ए क्या है? रजिस्टर्ड है, इनके पास जीएसटी नंबर है। जीएसटी नंबर है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे क्या किया? रजिस्टर्ड पर्सन है, मिस्टर बी से इसने हाउस किराए पे लिया है। किस लिए? अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए लिया है। तो इस केस में जो भी रेंट होगा उस रेंट के ऊपर इसको आरसीएम में पे करना पड़ेगा, आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा मिस्टर ए को। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन मान लीजिए मिस्टर ए खुद के लिए लेता है, खुद रहने के लिए लेता है, पर्सनल पर्पस के लिए लेता है, पर्सनल कैपेसिटी में लेता है, तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन अपने बिजनेस पर्पस के लिए ले रहा है कोई रेसिडेंशियल डिवेलिंग, ठीक है, उस केस में ये वाला एप्लीकेबल है। अगर पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है या पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है, उस केस में आरसीएम की बात आएगी ही नहीं। ओके ओके सर। जब हम एग्जाम्पशन पढ़ेंगे तो एग्जाम्पशन में इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पशन है, और बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड तो बहुत सारी एग्जाम्पशन है, तो जब वहाँ पढ़ेंगे तो एक साथ डिस्कस करेंगे। ओके ओके सर। However, if proprietor of firm takes premises for residential purpose on rent for his own purpose use, खुद के रहने के लिए लेता है, रिवर्स चार्ज विल नॉट अप्लाई इवन द प्रोप्राइटर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके ओके सर। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई या कोई क्वेरी आ रही है, कहीं कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक जो मेरा यूट्यूब वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।